तो आप लोग मुझे, जिन बच्चों को याद है जो अब तक कराया, एक बार अपना हाथ ऊपर कीजिए, रेज योर हैंड्स, जिन बच्चों को याद है। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई जिसने सबसे पहले हैंड रेज किया था उससे स्टार्ट करते हैं। हिम्मत, आप बताओ, स्टार्ट करो बच्चे। क्या पढ़ाया है अब तक, क्या क्या हमने पढ़ा है अल्टरनेटिंग करंट? Sir, AC voltage applied to a purely resistive circuit, purely inductive circuit, and applied to a capacitor. ठीक है बेटा, आपका नाम सलमा कुमारी है कि सलाम कुमारी है, क्या नाम है? एक बार अपना सर नाम बताओ। सलम है। सर सलम है। सलम, सलम कुमारी। आप बताओ, और बताओ, ऐड करो जो इन्होंने बताया, हिम्मत ने बताया उसमें और ऐड कीजिए। सर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था और उसमें फेजर डायग्राम और फेजर पढ़ा था। हाँ, ये तो लास्ट और क्लास में। अब तक और क्या क्या पढ़ लिया स्टार्टिंग से, सिंस वी हैव स्टार्टेड अल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद से? सर प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, मुस्कान आप बताओ बच्चे, प्योरली कैपेसिटिव में हमने क्या क्या पढ़ा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में? सर पहले हमने पढ़ा कि अगर हमें निकालना हो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का इंडक्टर का, तो उसमें अगर हम 0 to 1 जाएंगे तो जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा, करंट भी पॉजिटिव होगा, लेकिन जो पावर होगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम जाएंगे 1 to 2 से रजिस्टिव रजिस्टिव में बोल रहा हूँ मैं, आप इंडक्टर का बता रहे हो। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले आपको वोल्टेज का इक्वेशन दिया मैंने, एसी पावर का जो वोल्टेज, एसी पावर सोर्स का वोल्टेज कैसे वेरी करता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना? साइन ओमेगा टी। हाँ, तो ये इक्वेशन हो गया। सब बच्चे सुनो ध्यान से। तो वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा था, V नॉट साइन ओमेगा टी। फिर हमने इक्वेशन निकाली किसकी, हर एक तीनों केस में तीन अलग अलग सर्किट थे। पहला प्योरली रेजिस्टिव, दूसरा प्योरली इंडक्टिव और तीसरा प्योरली कैपेसिटिव। तो हर एक सर्किट में हमने करंट की इक्वेशन निकाली। तो प्योरली रेजिस्टिव में क्या आई थी, प्योरली रेजिस्टिव में करंट की इक्वेशन क्या आई थी बताओ? सर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, या इसी को हम बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम वैल्यू, है ना? तो आई नॉट ही लिख देते हैं, क्योंकि वोल्टेज के साथ हम नोट लिख रहे हैं, तो इसके साथ भी हम आई नॉट ही लिख देते हैं इसको। मिट नहीं रहा है, काट लेते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर दूसरा सर्किट कौन सा पड़ा, प्योरली इंडक्टिव। प्योरली इंडक्टिव में क्या इक्वेशन आई करंट की? I is equal to I not Sin omega t. pi by 2. Pi by 2. साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 या माइनस? माइनस। Minus. ठीक है, इंडक्टर में आया। और थर्ड सर्किट कौन सा था, प्योरली कैपेसिटिव? प्योरली कैपेसिटिव में बताओ इक्वेशन क्या थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट Sin omega t plus pi by 2. ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब देखो प्योरली रेजिस्टिव में फेज डिफरेंस कितना था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कितना फेज डिफरेंस था बच्चे? जीरो था। जीरो क्यों था, देखो फेज ऑफ वोल्टेज सोर्स का फेज क्या है, ओमेगा टी। और प्योरली रेजिस्टिव में करंट का फेज क्या है, ओमेगा टी। क्योंकि दोनों का फेज सेम है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो। प्योरली इंडक्टिव में बताओ फेज डिफरेंस क्या है? सर पाई बाय 2। पाई बाय 2। कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है कि करंट लीड कर रहा है? सर वोल्टेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि फेज की जो वैल्यू है वो वोल्टेज के लिए ज्यादा है। करंट के लिए ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है और वोल्टेज के लिए ओमेगा टी है ना? ओमेगा टी।
तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट लैग करता है बाय अ फेज ऑफ π/2, ठीक है। फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा, उसमें इक्वेशन में आया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब प्योरली कैपेसिटिव में बताओ व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज सोर्स एंड करंट? π/2 π/2। यहाँ पे कौन लीड कर रहा है? करंट। वोल्टेज क्या Current. करता है? लैग करता है कैपेसिटिव सर्किट में, और करंट क्या करता है? लीड करता है। फेज डिफरेंस कितना है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए? डेल्टा π/2। फाई इज इक्वल टू π/2। π/2 इसके अलावा हमने एक चीज और देखी थी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है? आर। R. प्योरली इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह क्या यूज करते हैं? बताओ। L। एक्सएल, जिसको हम बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या था? ओमेगा एल, है ना। इसको लिखते हैं 2πf इंटू एल। यहाँ पे f इज द फ्रीक्वेंसी एंड l इज द इंडक्टिव। l क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। l इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड f इज फ्रीक्वेंसी, राइट। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक उसी प्रकार से हमने कैपेसिटिव सर्किट में देखा, कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होती है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 ओमेगा सी, है ना। Omega L. 1/2πf इंटू सी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस का ना, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट इन अ कैपेसिटिव सर्किट, इन अ इंडक्टिव सर्किट, ठीक। इनके अलावा हमने क्या आरएमएस जैसी कोई चीज पढ़ी थी? वोल्टेज आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज आरएमएस करंट पढ़ा था क्या हमने? यस सर। क्या था वो? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. अगर मुझे आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालनी हो तो किसके बराबर आएगी? 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। 707. पीक वैल्यू का 70% आ जाएगा आरएमएस वैल्यू, या इसी को लिख सकते हैं कि पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, ठीक है बच्चे। सिमिलरली करंट निकालना है IRMS, तो कैसे निकलेगा? 0.707 टाइम्स ऑफ I know. I नॉट, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं किसी भी AC सर्किट में। और आरएमएस वैल्यू होती क्या है इन जनरल? आरएमएस वैल्यूज आर DC इक्विवेलेंट, है ना। अगर AC सोर्स की बजाय वहाँ डायरेक्ट करंट का सोर्स रखा होता तो कितना वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज होता है, कितना इफेक्टिव करंट होता है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ करंट। क्या इतनी बातें सबको याद है? यस सर। Yes, sir. अब थोड़ा थोड़ा फेज डायग्राम के बारे में सोचो, थोड़ा फेज डायग्राम के बारे में और सोचो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का फेज डायग्राम कैसा था? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का ये आवाज आ रही है बच्चे? Yes, sir. सर Sir, screen show. सर Screen. स्क्रीन नहीं होती है। आ गई ना। ठीक है, कुछ ऐसा फेज डायग्राम है भाई। अगर मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज करंट, और ब्लू कलर है, ये क्या है? ये वोल्टेज है, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ करंट एंड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, यानी थीटा के साथ क्या वेरिएशन आ रहा है वोल्टेज और करंट में। तो देखो ये दोनों के दोनों एक ही समय पे जीरो है, यानी t0 पे करंट भी जीरो, वोल्टेज भी जीरो। t इज इक्वल टू पाई पे करंट भी जीरो और वोल्टेज भी जीरो। सिमिलरली t इज इक्वल टू 2 पाई पे करंट भी जीरो एंड वोल्टेज भी जीरो। और इनकी मैक्सिमम वैल्यू भी आपको एक ही समय मिलने वाली है और मिनिमम वैल्यू भी एक ही समय मिलने वाली है। यानी करंट मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे है? मैक्सिमम π/2 पे है और मिनिमम 3π/2 पे है। सिमिलरली वोल्टेज भी π/2 पे मैक्सिमम है और मिनिमम का है 3π/2 पे। तो ये दोनों एक साथ वेरी कर रहे हैं, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। दैट मीन्स इट्स अ फेज डायग्राम फॉर प्योरली, कौन से सर्किट का फेज डायग्राम है? प्योरली रेजिस्टिव का, कैपेसिटिव का कि इंडक्टिव का? बताओ। रेजिस्टिव। फेज डिफरेंस सर शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा रुको एक सेकंड। सर हो रही है अब।
अब शो हो रही है स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब ये आपका कौन सा सर्किट का फेज डायग्राम हो गया? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। Resistive circuit. रेजिस्टिव सर्किट। अब दो डायग्राम और ड्रॉ करूंगा, उनमें बताना कौन सा इंडक्टिव का है और कौन सा कैपेसिटिव का है। ठीक है, ब्लू कलर वोल्टेज के लिए यूज कर रहा हूं मैं, राइट? और रेड कलर करंट के लिए यूज कर रहा हूं। अब इनमें से बताओ कौन सा, ये कैपेसिटिव का है कि इंडक्टिव का है? ब्लू Resistive. कलर और वोल्टेज, सर इंडक्टिव। इसमें वोल्टेज Capacitive. लीड कर रहा है कि करंट लीड कर रहा है? t इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है ऊपर वाले में? वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम। वोल्टेज है मैक्सिमम और टाइम 0 पे करंट क्या है? मिनिमम। तो मिनिमम कौन सी वैल्यू सबसे पहले मैक्सिमम हुई है? कौन सी वैल्यू सबसे पहले मैक्सिमम हुई? वोल्टेज वोल्टेज। वोल्टेज लीड कर, वोल्टेज। वोल्टेज कैपेसिटिव में लीड करता है कि इंडक्टिव में लीड कर रहा है? इंडक्टिव। इंडक्टिव कर इंडक्टिव। तो ये प्योरली इंडक्टिव का हो गया, है ना? यस क्यों? सर क्योंकि यस क्योंकि सर। देखो, और दूसरी बात ये कि भाई π/2 वाले पे जाओगे जब डिफरेंस पे, तो करंट जो है मैक्सिमम हो गया और वोल्टेज क्या होगी? 0। तो आपको पता है कि π/2 का फेज डिफरेंस है, प्योरली इंडक्टिव है। नीचे वाला बताओ, इसमें कौन सा ज्यादा है? करंट सबसे पहले मैक्सिमम हुआ है कि वोल्टेज? करंट सर करंट। इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम और वोल्टेज 0 है, और π/2 पे करंट 0 है और वोल्टेज मैक्सिमम। मैक्सिमम। ऐसा कौन सा सर्किट होता है जिसमें ये कहानी होती है? प्योरली कैपेसिटिव। कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का Capacitive. फेज है। तो हमें ये सारी चीजें अब याद आ गई हैं। अब इससे अगला सर्किट जो है वो जो हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है बच्चों? दैट इज LCR सर्किट। सीरीज LCR। LRC बोल लो, LCR बोल लो, RLC बोल लो, कोई टेंशन नहीं है। एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक रजिस्टर होगा। तीनों कंपोनेंट लगे होंगे। अब तक हमने इंडिविजुअली लगाए थे कंपोनेंट, अब तक क्या करा था? इंडिविजुअली हमने कंपोनेंट लगाए थे, ठीक है। यस सर। जैसे जैसे क्या है? प्योरली इंडक्टिव में सिर्फ इंडक्टर था, प्योरली रजिस्टिव में सिर्फ रजिस्टर था, प्योरली कैपेसिटिव में केवल और केवल कैपेसिटर था। लेकिन हम सीरीज LCR में क्या होगा? तीनों होंगे, एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर और एक इंडक्टर, तीनों लगे होंगे। और कौन से कॉम्बिनेशन में लगे रहेंगे? सीरीज में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सीरीज ऑफ LCR, राइट। अब इस सर्किट के बारे में सबसे पहले हम इस सर्किट को समझेंगे, फिर उसका फेज डायग्राम देखेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे किसके लिए? करंट के लिए, कि करंट की वैल्यू क्या होगी इन द सर्किट। फिर उसी का एनालिटिकल सॉल्यूशन देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे करंट क्या होगा और फेज डिफरेंस क्या होगा। ये दोनों चीज़ें वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। ये दोनों काम हम आज करेंगे, आज की क्लास में करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल ट्राई टू लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज LCR सर्किट। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो केवल सीरीज LCR सर्किट में ही होंगी, उनको समझेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए सीरीज LCR सर्किट, हेडिंग डाल लो। समझ नहीं आया अब तक कुछ पढ़ाया उसको पूछ लो, अगर समझ आ गया तो गिव मी अ थम्स अप, वी कैन प्रोसीड फर्दर। सीरीज LCR सर्किट,
ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं इसका फेजर डायग्राम सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। तो अब मैं छोटी छोटी चीजें एक एक करके पूछूंगा, आप लोग बताते जाओगे, ठीक है। जब जैसे आप बताओगे वैसे आपको क्लैरिटी होती जाएगी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले आपको सर्किट दिखा देता हूँ। दिस इज द सर्किट, जिसमें क्या लगा रहेगा, एक AC पावर सोर्स लगा रहेगा, उसी के साथ साथ एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। अब देखो, अगर मैं क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ या जिसको बोलते हैं क्रिचॉफ्स लूप लॉ को यूज करूं, तो मुझे पता चलेगा कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स विच आर रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, उनका सम अगर मैं करने वाला हूं तो दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द AC पावर सोर्स। AC पावर सोर्स जितनी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा वही वोल्टेज इन तीनों के अंदर ड्रॉप हो जाएगी, है ना, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इनटू अ गिवन सर्किट। तो मान लो अगर बच्चों में बोलता हूँ कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको क्या बोल दिया मैंने, VR बोल दिया, कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर R इज VR, ठीक है जी। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर L, इसको क्या बोलेंगे, इट इज VL, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर VC। तो जब मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे आपने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर्स, रेजिस्टेंस की जब बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करेगी किसी भी टाइम t पर, वो सारी की सारी वोल्टेज इन तीनों में मिलके ड्रॉप हो जाएगी, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लो किसी एक टाइम पे करंट इधर फ्लो कर रहा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल बिहेव कर रहा है नेगेटिव, और पॉजिटिव ने मान लो 10 वोल्ट दिया और ये 0 वोल्ट पे था, तो इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका अगर सम करोगे तो वो भी 10 वोल्ट ही आएगा, राइट। अब ये वोल्टेज की जो इक्वेशन है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जनरली यूज करते हैं, उस वोल्टेज के इक्वेशन को मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब लेफ्ट साइड में देखते हैं कि वोल्टेज इक्वेशन लिखता हूँ कि इफ द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज V, देन VL प्लस VR प्लस VC इज इक्वल टू V। ये आपने वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिख ली। यहाँ से मुझे पता चला कि बैटरी ने V वोल्ट प्रोवाइड किया और वही सारा का सारा मिलके तीनों कंपोनेंट में ड्रॉप हो गया, ठीक। अब इन दिस वोल्टेज इक्वेशन मैं अपने पुराने एजम्पशंस या पुराने जो चीज़ें हमने लर्न की है वो वैल्यूज डालूंगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एन इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है बच्चे, वो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एन इंडक्टर की वैल्यू क्या थी जो अब तक हमने सीखी, L into di upon dt। L into di अपॉन dt की वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एन इंडक्टर इज इक्वल टू L di बाय dt, है ना। तो L di बाय dt से मुझे क्या पता चला कि वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन द सेल्फ इंडक्टेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है हमारा फ्लक्स, और जितना फ्लक्स चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप होगी किसमें, इंडक्टर में। और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था दैट इज L di बाय dt। तो ये फॉर्मूला मेरा क्या है, L di बाय dt, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है बेटा, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर, V इज इक्वल टू IR। I। तो ये तो सिंपल हमारा क्या है बच्चे, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू IR, ठीक है। सिमिलरली अगर कैपेसिटर के लिए, अभी कैपेसिटर के लिए जब मैं पढ़ा रहा था तो चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो वहां से मैं V को क्या लिख सकता हूँ, V कैन बी रिटन एज Q बाय C। तो ये हमारी आ गई वोल्टेज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। जो हमारे कंपोनेंट्स थे, जैसे इंडक्टर था तो वहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इंडक्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो ये सारी चीज़ें के फॉर्म में हमने एक इक्वेशन लिख लिया एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है। अब इस वोल्टेज इक्वेशन का क्या यूज़ कर सकते हैं हम, वी कैन यूज़ दिस वोल्टेज इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। तो मैं इस वोल्टेज इक्वेशन को करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। बिफोर आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट मैं अजम्पशन ले लेता हूँ
मुझे पता है कि भैया एसी सर्किट है, तो क्योंकि वोल्टेज साइनोसॉइडल फॉर्म में था, तो करंट भी आपका साइनोसॉइडल फॉर्म में ही आएगा, बिकॉज वोल्टेज इन ए सर्किट जो होगा वो V है, V, और जो कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी साइन फंक्शन के जैसे वेरी कर रहा है। तो करंट भी ठीक उसी प्रकार से वेरी करेगा, बिकॉज हमारे पास तीनों कंपोनेंट है, उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर हमें पता है, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट द इक्वेशन फॉर द करंट भी ये, ठीक है। और ये करंट कहाँ रहने वाला है, ये करंट किसी एक कंपोनेंट में रहेगा कि हर एक कंपोनेंट में सेम करंट रहेगा बच्चे? सीरीज का जो अजम्पशन था उसको याद करो। सर सेम रहेगा। सर सेम रहेगा। सेम क्यों? क्योंकि देखो अगर इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं बच्चे, मान लो, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्लो करने के लिए बहुत सारे पाथ्स हैं कि केवल एक ही रास्ता है जहाँ से मूव कर सकते हैं? सर एक ही है। सर एक ही रास्ता है ना। तो एक ही रास्ता है तो चार्ज क्या रहेगा, चार्ज फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि भैया ये जो है करंट जो है वो सर्किट में सेम ही रहने वाला है, जितने इलेक्ट्रॉन रजिस्टर से पास करेंगे उतने इंडक्टर से करेंगे, उतने ही कैपेसिटर से करेंगे। तो क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कि करंट इन ईच ऑफ द कंपोनेंट इज सेम। और जिसका इक्वेशन मैंने अज्यूम कर लिया है कि लेट द इक्वेशन फॉर द करंट इन द सर्किट बी, जो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये मैंने अज्यूम कर लिया बच्चे। और ये फाई क्या है, दिस फाई इज सम फेज डिफरेंस, कोई फेज है जो डिफरेंस है, जो फेज का डिफरेंस है किसमें, वोल्टेज एंड करंट में। तो ये फाई मैंने अज्यूम कर लिया, और अब मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दिस फाई। ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो जो प्योरली रजिस्टिव था उसमें मैंने बोला था ना कि फाई जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 0। प्योरली इंडक्टिव में, प्योरली कैपेसिटिव में फाई की वैल्यू क्या आ गई थी, पाई बाय 2। तो यहाँ भी देखेंगे कि अगर तीनों एक साथ जुड़े तो फाई की वैल्यू क्या आएगी। तो बिफोर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फाई मैं इसको अज्यूम कर ले रहा हूँ कि लेट इट बी फाई। अब मेरा काम क्या बच गया, मेरा काम बच गया इस फाई की वैल्यू निकालना। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे अब अगले स्टेप में। ये चीजें आपको ध्यान से फिर से एक बार बताओ। रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आई इंटू आर। तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या वैल्यू। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम लाइन, दे आर इन द सेम फेज, सो दे आर पैरेलल एंड फेज डिफरेंस इज 0। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या था, ड्रॉप, आई इंटू एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को आप करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलने वाला है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, सिमिलरली इसका फेज क्या रहेगा, यहाँ पर वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो पाई बाय 2 लीड करेगा, पाई बाय 2 आगे रहेगा किससे, करंट से, किसमें, इंडक्टर में। सिमिलरली लास्ट इक्वेशन लिखेंगे कैपेसिटेंस के लिए, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू आई एम इंटू एक्स सी। यहाँ पे आई एम क्या है, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, एंड एक्स सी इज, एक्स सी क्या है बच्चों बताओ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, वोल्टेज लीड करेगा कि लैग करेगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, सर लैग करेगा। लैग करेगा। भाई देखो सुनो, एक चीज आपको फिर से बता देता हूँ, क्या एक बच्चे के बोलने से सबको फायदा होगा कि सबको बोलना पड़ेगा? सबको बोलना पड़ेगा। सबको बोलना पड़ेगा। तुम लोग ऐड देखते हो ना कि डर के आगे जीत है ना? यस सर। तो डरे क्यों बैठे हो, यस सर। क्यों ऐसा हो रखा है? चोंच जब खुलेगी तभी तो दिल तक बातें पहुंचेंगी ना। मुंह से बार बार बोलोगे चीजों को तो दिमाग में घुसेगी, है ना। चुप रहोगे तो क्या होगा, चुप रहोगे तो चुप रह जाओगे बच्चे, चुप नहीं रहना है, हमें बोलना है ना। तो एक बच्चा ना बोले, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, थोड़ा लगे कि माहौल है क्लास में, मजा आ रहा है ना। तो मजा क्या, मुझे नहीं चाहिए मजा, बताओ यार, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी तो मजा चाहिए ना कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। बोलो गलत यस बात है, सर। नो सर। गलत बात है नहीं है ना। तो फिर अगर तुम्हें जेन्युइनली चीजें समझ आ रही है और तुम इन चीजों को कैप्चर कर पा रहे हो तो बोलो ना, बोलोगे तो बढ़िया रहेगा। चलो, अब हमें ये तीनों इक्वेशंस पता चल गई हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको ले जाएंगे वापस किसके लिए, वोल्टेज इक्वेशंस के लिए,
क्योंकि मुझे वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया तीनों कंपोनेंट में। अब मैं इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज डाल सकता हूँ, वोल्टेज इक्वेशन में डाल देंगे वैल्यू। V की जगह लिख दिया। देखो अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चे देखो VR की जगह पहले एक स्टेप दिखा देता हूँ, फिर इंटरमीडिएट स्टेप एक और है वो समझाऊंगा आपको। देखो हमने तीनों वैल्यूज ले ली वोल्टेज की, तो जहाँ भी इक्वेशन में VR आएगा उसकी जगह IMR रख दूंगा। जहाँ भी इक्वेशन में VC आएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, उसकी जगह लिख दूंगा करंट इन द कैपेसिटर टाइम्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर आएगा वहाँ क्या लिख दूंगा, करंट इन द इंडक्टर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर आपने बोल तो दिया सारी बातें, ये इक्वेशन कहाँ से आ गई, ये इक्वेशन कहाँ से आ गई कि वोल्टेज इक्वेशन ऐसे बदल कैसे गई आप, ठीक है। चलो तो बिफोर गेटिंग टू दिस इक्वेशन आप मुझे यही चीजें बताओगे जो अब तक हमने पढ़ी है, वही चीजें बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। एक बार इस डायग्राम में आ जाओ। देखो मान लो मैं बोल देता हूँ कि भैया वोल्टेज जो है, वोल्टेज एंड करंट, करंट का डायरेक्शन मैंने ये डिफाइन कर दिया कि करंट आपका पॉजिटिव एक्स की तरफ ऐसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज किस तरफ होगा बच्चे, बताओ। रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज किस तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की अलग डायरेक्शन में। फेज डिफरेंस क्या होता है, 0। तो यहाँ जो VR है वो क्या रहेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में रहने वाले हैं, ठीक है। इंडक्टर में क्या रहेगा, इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। तो ये वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर और फेज डिफरेंस कितना, π/2 को। π/2। और कैपेसिटर में क्या करता है, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, लैग करता है। लैग करेगा। तो फिर क्या करेंगे, और फेज कितना आ जाएगा, π/2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन वोल्टेजेस को सिंपली ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो इसी चीज को ड्रॉ करेंगे बच्चे। VR को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द VR, ये वोल्टेज इन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। वोल्टेज इन इंडक्टर उसको मैंने ड्रॉ कर दिया कि भैया ये वोल्टेज इन अक्रॉस रेजिस्टेंस है, उससे 90 डिग्री लीड करेगा, तो इसको बोल दिया दिस इज VL। और थर्ड क्या है, VC, जो ऐसे रहेगा अपोजिट डायरेक्शन टू, ये VC हो गया। अब आप मुझे बताओ, क्या VL एंड VC हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहने वाले हैं, बिकॉज एक VR से +90 पे है और एक VR से -90 पे है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो दैट मीन्स VL एंड VC के बीच में जो एंगल रहने वाला है, क्या वो पाई ही रहेगा हमेशा, π/2 + π/2। सर पाई हो जाएगा। क्या वो एक दूसरे को, क्या वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते रहेंगे, हमेशा यस सर। करते रहेंगे। यस तो अगर सर। ऐसा होगा तो क्या ये दोनों आपस के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, यस सर। हाँ करेंगे कि नहीं, नो सर। करेंगे, नो या यस बताओ। एक बैटरी ऐसे लगा दी है, ये नेगेटिव, ठीक है। दूसरी बैटरी ऐसे लगा दी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को। मैंने बोला ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट्स की बैटरी है। अब मुझे बताओ वोल्टेज सप्लाइड टू द रजिस्टर कितना है, कितना वोल्टेज सप्लाई होगा रजिस्टर को, 10। 10 की 8, सर 8। सर 8। सर 8 पता है क्यों, देखो 10 वोल्ट का अगर हम बोलें तो इसका मतलब है कि भैया ये 10 वोल्ट पे और इधर 0 है, और 2 वोल्ट को बोलें तो 2 वोल्ट्स का मतलब है, स्क्रीन रुक गया यार, फ्रीज हो गई है। यस सर। हाँ 2 वोल्ट का मतलब है कि ये 0 और ये 2। तो अब ये बताओ कि रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है,
इधर 10 है और इसके राइट साइड में कितना है 2 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना हुआ, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर 10 माइनस 2 यानी 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली आप Yes, देखो तो क्या यहाँ पे भी वोल्टेज, एक वोल्टेज गिवन डायरेक्शन में है, दूसरा उससे अपोजिट में है, तो क्या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। यस सर करेंगे। और VL और VC ड्यू टू द फेज डिफरेंस हमेशा एक दूसरे को अपोज करते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये इसका ना फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हमेशा फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए, जो ऊपर वाला इक्वेशन था, ऊपर वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर हम बोलें कि भैया ये डायग्राम हम ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया मैंने और इधर पेस्ट कर लेते हैं सेम डायग्राम को, ये कर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि भाई क्या मैं VL और VC का एक को मिटाकर एक ही डायग्राम ड्रॉ कर दूं, क्या इनको एक ही जगह ड्रॉ कर दूं? देखो कैसे करेंगे, यस सर। ध्यान से देखना। मैंने बोला कि VR तो आपका सेम ही रहा और मैंने क्या कर दिया, VL और VC को मिटाकर केवल एक ही ड्रॉ कर दिया और ये अज्यूम किया, फॉर नाउ आई हैव अज्यूम्ड कि VL बड़ा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर बड़ा है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि जो ये ऊपर येलो कलर का वेक्टर जा रहा है दैट विल बी नथिंग VL माइनस VC, इंडक्टर का वोल्टेज माइनस VC है ना, तो इनका रिजल्टेंट आ गया है। VL एक्चुअल में VL तो था इससे बड़ा, यहाँ तक जा रहा था, तो उसमें से जो इफेक्ट नीचे वाला था वो कैंसिल, मैंने माइनस करके लिख दिया, एक दूसरे को काउंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने 10 माइनस 2 किया था वैसे ही VL माइनस VC कर दिया। अब दो वेक्टर हैं, इनका मुझे रिजल्टेंट निकालना है एंड दैट विल बी नथिंग, वो क्या होगा, वोल्टेज इन द सर्किट, वो वोल्टेज इन द सर्किट के बराबर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर को यहाँ से उठाकर दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, मैं इस वेक्टर को यहाँ से उठाकर दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। क्यों ले जाऊंगा, क्योंकि वी कैन ऑलवेज ट्रांसलोकेट दीज टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो अब क्या करेंगे, इसको एक जगह से उठाएंगे बच्चे और इधर ले जाता हूँ ताकि मैं इनको ऐड कर सकूँ। मैं इसको ले आया, हेड टू टेल मैच कर दिया। ठीक है, अब थर्ड वेक्टर जो होगा जो इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ब्लू कलर का वेक्टर एंड रेड कलर का वेक्टर। तो मेरा जो येलो कलर का वेक्टर एंड रेड कलर का वेक्टर, तो ये येलो वाला तो VL माइनस VC है और नीचे VR है, तो VL माइनस VC क्या है, रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC। VR आपका वोल्टेज इन ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये जो है दिस इज नथिंग बट दिस इज वोल्टेज इन द सर्किट। अब वोल्टेज इन द सर्किट V है और ये ट्राइंगल मुझे पता है कि दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जो आपका ट्राइंगल है नीचे दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ मैं? यस सर, पाइथागोरस थ्योरम यस सर। थ्योरम लगा देता हूँ। V की वैल्यू क्या आएगी, V विल बी अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, है ना, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना, ये मैं यूज करके इक्वेशन लिख सकता हूँ। दिस इज द इक्वेशन जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली। ठीक है, और यहाँ पे V क्या है, V इज द वोल्टेज इन द सर्किट, VR वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अजम्पशन क्या है बच्चे कि VL यहाँ पर बड़ा है इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर्ड टू VC, तो इसलिए VL माइनस VC आ गया। अगर किसी केस में VC बड़ा होता और VL क्या होता, छोटा, तो VC माइनस VL लिख सकते थे, लेकिन इस इक्वेशन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो बताएंगे कैसे। पहले VL माइनस VC लिखो या VC माइनस VL लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें एक एग्जांपल से बोलता हूँ कि भाई एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मान लो VR बोल दिया 2 वोल्ट्स है, VL बोल दिया 2 वोल्ट्स है, VC बोल दिया 1 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट वोल्टेज इन द सर्किट क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कर लिया VL माइनस VC, तो मेरा आंसर आ जाएगा कुछ भी। अगर दूसरा केस होता जहाँ पर VR है वो तो 2 ही है, VL 1 वोल्ट है, VC 2 वोल्ट है, तो उस केस में इक्वेशन लिखते तो क्या आती, 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 माइनस 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा,
1 माइनस 2 करोगे तो -1 का स्क्वायर वो भी 1 आएगा, तो कुछ भी चेंज नहीं आया। VL माइनस VC लिख लो या VC माइनस VL लिख लो, ठीक है। तो अभी मैंने जो इक्वेशन डिराइव की वहाँ पे अजम्पशन क्या ले लिया था कि भैया VL जो है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू VC। अगर उल्टा अजम्पशन लोगे तो इक्वेशन की शक्ल बदल जाएगी, बट इसमें कोई फर्क आएगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन को अब हम लिखेंगे अगले पन्ने पे, जो लिखी है ये, वोल्टेज इन द सर्किट इज इक्वल टू वोल्टेज कैपेसिटर इन अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर VC माइनस VM का स्क्वायर। यहाँ पे ये अजम्पशन कर लिया कि VC बड़ा है, तो VC पहले आ गया, VM बाद, VL बाद में आ गया, है ना। और यहाँ पर M लिखा है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पीक वोल्टेजेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम जहाँ पर सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम है, जहाँ पर सर्किट में क्या है, वोल्टेज मैक्सिमम है। तो यहाँ से VM लिखोगे तो दैट विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VM का स्क्वायर। ये वही इक्वेशन है पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारे पास आई। यहाँ पर अब हम जो इक्वेशंस हमने लिए थे उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें पता है पहले से। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलने वाला है वोल्टेज एंड करंट के बीच में एक रिलेशन, जो कि है वोल्टेज का स्क्वायर इज इक्वल टू करंट स्क्वायर इनटू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे। इस इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, VM, राइट साइड बन जाएगी IM इंटू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तो ये आपको V इज इक्वल टू IR जैसा नहीं लग रहा, ओम्स लो, V इज इक्वल टू करंट इंटू समथिंग। तो ये इंटू जो समथिंग Yes, है, sir. इंटू जो समथिंग है, यही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, है ना। दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट। कैसे पता चला, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करके देखो ओम्स लॉ का इक्वेशन, वहाँ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो ये वोल्टेज है, ये करंट है, और ये रेजिस्टेंस है राइट साइड में, V इज इक्वल टू IR, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आपको पता चला कि दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट। और इस रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट का एक दूसरा नाम है, किसी बच्चे को पता है, दैट इज इम्पीडेंस, दैट इज क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। Impedance. देखो जैसे ये था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC को क्या बोला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL को क्या बोला, XL को क्या बोला बच्चे, Inductive reactance. इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारा ये सर्किट है जिसमें LRC तीनों कंपोनेंट लगे होंगे, उसको क्या कहेंगे, उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको बोलेंगे इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, और इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू क्या आ गई, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है जी। फिर इसी को ओम्स लॉ से कंपैरिजन करके वी कैन राइट I इज इक्वल टू VM बाई R, तो I इज इक्वल टू VM बाई Z, ठीक है। फिर फेज निकालना बच गया। अब इस डायग्राम में देखोगे, ऊपर वाले में, इस डायग्राम में अगर फाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये वाला फाई, तो आई कैन राइट टेंजेंट फाई इज इक्वल टू VC माइनस VL डिवाइडेड बाय बेस, जो कि VR है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम निकाल लेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर माइनस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मुझे फाई पता चल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे फेज एंगल, है ना, फेज डिफरेंस। अब मुझे फाई पता चल गया तो आई कैन यूज दिस वैल्यू ऑफ फाई इन द जनरल इक्वेशन ऑफ करंट, जो मैंने अज्यूम की थी। कौन सी थी बच्चे, ये वाली, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई की वैल्यू वहाँ से मुझे मिल जाएगी VC माइनस VL अपॉन VR, तो वो वैल्यू यहाँ रख दूंगा टेन इनवर्स करके उसका, ठीक है। ये डायग्राम बच्चों सोचोगे ये कौन सा डायग्राम, ये वही डायग्राम है जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। यहाँ आपको सिंपली ड्रॉ करके समझा दिया, तो ये फेज इनका डिफरेंस होगा, ऐसे होगा। ये वही डायग्राम है, थोड़ा टिल्टेड ड्रॉ हो रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अजम्पशन क्या है यहाँ पे कि VC बड़ा है और VL छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है उसका। मैंने आपको बताया कि उससे ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग थक गए होगे, इतनी देर हो गई सुनते सुनते कि सर आप ही बताए जा रहे हो। अब क्या करना है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कितने बच्चे कर पाओगे। सबसे पहले ना कुछ इक्वेशंस हैं जो आप लिख लो बच्चों, जो आपके काम आने वाली। एक ये, एक ये, एक ये।
चारों इक्वेशंस लिख लो, फिर फाइंड आउट करते हैं कुछ वैल्यूज। और ये जैसे ही आप नोट्स में लिख लो तो गिव मी अ थम्स अप। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे बाकी चीजें। ये क्वेश्चन करो बेटा। जैसे आंसर आएगा हैंड रेज करेंगे बच्चे।
बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करोगे बेटा? XC 1/2 पाई F देखो क्या निकालना है, इम्पिडेंस निकालना है। Z इज इक्वल टू √r² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या मुझे रेजिस्टेंस दिया है? नहीं दे रखा, मतलब सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो R की वैल्यू 0 रख दूंगा। ठीक है, क्या मुझे XC दे रखा है? नो सर। Yes. XC Yes, sir. Yes, sir. नो सर। 1/2 पाई F इंटू C, जिसको बोलते थे 1/ओमेगा See. C। तो क्या मुझे ओमेगा की वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है? क्या मुझे फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस की की दी है। फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू Yes, sir. तो रख दो वैल्यू बच्चे 1/2 पाई इंटू एफ की वैल्यू क्या है? 20. 50 hertz. इंटू इंटू सी, कैपेसिटेंस कितना है? 20 into 10 20 raised to power minus 6. 6। तो XC निकालो पहले, ठीक है। फिर एक्सएल दिया है क्वेश्चन में? नहीं दे रखा। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। तो 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई की जगह 2 पाई रखो, एफ की जगह 50 रखो और एल की जगह क्या रखो? 30 मिली हेनरी। Power minus 3. ठीक है, तो एक्सएल एंड एक्सी मुझे मिल जाएंगे। तो पहले एक्सएल एक्सी की वैल्यू निकालूंगा, फिर ऊपर जो इम्पिडेंस का फॉर्मूला है उनमें इन वैल्यूज को रखूंगा। करो बच्चे, फिर मेरा जेड का वैल्यू आ जाएगा। मुझे जेड ही निकालना है। अब देखो, अब कैलकुलेशंस है, करो आप लोग।
करो भाई, सब लोग करो। क्या आंसर आया एक्सी का, बताओ। 1/, देखो ये 10,000 इंटू 10⁻² हो गया, 10⁻6 ऊपर गया तो है ना, 10⁻⁻6, और नीचे कितना हो गया, नीचे आपका आ गया 2000 पाई। 2000 और 10,000 को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपका गया 500 डिवाइडेड बाय पाई, कितना आएगा बच्चे, 1.166.6 ओम्स, ठीक है। सिमिलरली एक्सेल कैलकुलेट करें, तो एक्सेल कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है बच्चे, 2 पाई इंटू 1500, ये कितना आ रहा है, 3 पाई के बराबर, 3000 इंटू 10⁻³ आएगा ना, 1500 इंटू 2 3000 पाई, 3000 पाई इंटू 10⁻³ तो 3 पाई आ रहा है 9.42 ओम्स, ठीक है। अब देखो, अब हमारा z निकालना है, हमें z की वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे, क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस XC 166.6 माइनस 9.42 होल स्क्वायर। तो देखो क्या होगा बच्चे की, जो XL माइनस XC का स्क्वायर और उसका अंडर रूट है, वो स्क्वायर एंड अंडर रूट विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 166.6 माइनस 9.42, क्या आंसर आ रहा है z का, what will be the value, 166.6 माइनस 9.42, बताइए, बताओ बेटा। 157.18। लगभग कितने के बराबर आएगा, 157.5 मान लो, लगभग इसके बराबर वैल्यू आने वाली है, ठीक है, 157.2 या 157.5 ऐसे कुछ आएगा आंसर इसका। तो इसका और यूनिट क्या आएगा बच्चे, ओम्स, ओम्स इज द यूनिट ऑफ दिस, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए, इतनी चीज़ें किस किस को समझ आ गई जो आज पढ़ा हमने, जिन बच्चों को समझ आई गिव मी थम्स अप, जो अभी पढ़ा हमने। क्या आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो अगर वैल्यूज़ गिवन हो, एक्सएल एक्सी एक्सएल एक्सी और आर की वैल्यू गिवन हो, तो फेज डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस मिल जाएगा तो वोल्टेज का इक्वेशन के थ्रू हम करंट भी निकाल पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें गिवन होगी, रेजिस्टेंस, एक्सी, एक्सएल, ठीक है, जैसे अभी इनडायरेक्टली दिया था बट हमने इम्पिडेंस निकाल लिया। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन होगा उसमें इम्पिडेंस निकालेंगे, फिर वोल्टेज इक्वेशन में देखेंगे वोल्टेज की वैल्यू और करंट निकाल लेंगे Vm/Z करके, ठीक है। फिर फाई फेज एंगल निकालना होगा तो VC माइनस VL/VR या फिर XC माइनस XL/R, ये यूज़ करके हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे एंड देन वी कैन डेफिनेटली राइट द इक्वेशन फॉर करंट, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब बचेगा इसका फेज डायग्राम और रेजोनेंस, फेज डायग्राम एंड रेजोनेंस, ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और एक इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन होता है वो भी देखेंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एनालिटिकल सॉल्यूशन का रिजल्ट भी सेम ही आएगा, जो अभी हमने देखा, जो चीज़ें हमने अभी कंसीडर करी ठीक वैसा ही आपको हो सकता है लगे भी ना कि सर इसमें क्या अलग है ना, तो सेम रिजल्ट आएगा, इसको भी देखेंगे। चलिए, अब हमारा टाइम जो है आज का एसी के लिए जो टाइम था अल्टरनेटिंग करंट के लिए, वो पूरा होने वाला है। तो बिफोर वी प्रोसीड टू PYQs, आप लोग जिनको डाउट है वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बेटा। अल्टरनेटिंग करंट में अगर कुछ डाउट है तो आप लोग हैंड रेज कीजिए और डाउट पूछ लीजिए। तो क्या मोशन इन 1D के PYQs पे चले फिर? यस। यस सर। तो अभी है ना स्ट्रेंथ है क्लास की 35,
अगर किसी बच्चे ने पहले ड्रॉप किया बिना PYQ किए तो फिर उसको मैं रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है, कि ये बच्चा क्लास को पहले ही छोड़ जा रहा है, इसको इंटरेस्ट है नहीं ज़्यादा पढ़ने में, ठीक है। तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, क्वेश्चंस करोगे तभी तो एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। आप लोग ये सोचकर छोड़ देते हो, अरे क्या हो गया 11th के PYQs ही तो हैं, बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगी। क्या वो समय आता है? आएगा वो टाइम जब आप कर पाओगे? नहीं आएगा, नो इतनी टूट के सर। चली जाएंगी। तो एक काम करो, अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के PYQs करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए थे, और जो आपको बाद में होमवर्क दिया था वो ये था, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो बेटा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3, कैसे करेंगे बच्चे इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को? If the velocity of the particle is this, where a and b are constant, then the distance traveled by it in 1 and 2 सेकेंड, बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो वो वेलोसिटी दे रखा है और डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालते थे सर? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। हमें क्या पता है बच्चे, हमें ये पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt। dt। अब मुझे x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे x? वी विल इंटीग्रेट किसको, वी विल इंटीग्रेट dx, यानी कि वी विल इंटीग्रेट v विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, विल फाइंड v dt, है ना। किससे किसके लिमिट में, बिटवीन t1 एंड t2। तो t1 की वैल्यू 1 सेकेंड है, t2 की वैल्यू 2 सेकेंड्स है। तो ये x1 से चलकर x2 जाएगा कब, जब t1 बदल जाएगा, t1 से टाइम बदलेगा t1 से t2। तो वी हैव टू डू दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी इक्वेशन लिखो सबसे पहले और इंटीग्रेट करो बिटवीन 1 एंड 2। किसको, at प्लस bt स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। तो a को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, at स्क्वायर बाई 2, वैल्यू बढ़ी, t की पावर 1 बढ़ गई, डिवाइडेड बाई t प्लस 1। यहाँ पर bt स्क्वायर है तो bt क्यूब बाई 3, बिटवीन टाइम लिमिट्स 1 एंड 2। तो एक बार 2 सब्सटीट्यूट करो, माइनस फिर लोअर लिमिट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, है ना। तो एक बार t की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखो, तो कुछ इक्वेशन आएगी, फिर माइनस करो उसमें से a की t की वैल्यू 1 रख के वैल्यूज़ को, ठीक है। तो आप ये इंटीग्रेशन करने के बाद वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ 2 एंड 1। तो टी स्क्वायर बाई 2 में 2 एंड 1 रखोगे, तो जब अपर लिमिट रखा तो 2 स्क्वायर आ गया, लोअर लिमिट रखा तो 1 स्क्वायर आ गया। फिर बी टी क्यूब बाई 3 में
अपर लिमिट रखा तो 2 क्यूब और लोअर लिमिट आया तो 1 क्यूब। इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू क्या मिलती है, a/3/2a एंड 7/3b। तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी। दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस ऑब्जेक्ट बिटवीन t=1 एंड t=2। ठीक है, किस बच्चे को समझ नहीं आई वो तुरंत पूछेंगे इसको कि क्या हो गया ये। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लो बेटा। हाँ अश्विनी। सर इंटीग्रेशन के बाद वाला बता दो एक बार दोबारा। इंटीग्रेशन बच्चे बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है ये, एक बार बता देता हूँ। ऐसे में आप इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लो ना, तो ये सिंपल ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बहुत टफ नहीं है इंटीग्रेशन ये वाला। और जिन बच्चों को नहीं आता वो इंटीग्रेशन के कुछ इक्वेशंस ट्राई कर लो, है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से ऊपर वाले स्पेस में यहाँ कर लेते हैं। तो मुझे इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चे, व्हाट इज द इक्वेशन बताओ। एक्स क्या दिया हुआ था बताओ यार, जिन्होंने नोट कर लिया। AT प्लस BT स्क्वायर दे रखा है ना। x इज गिवन एज AT प्लस BT स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे सॉरी वेलोसिटी दे रखी है ना, वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी नॉट x, ये आपकी वेलोसिटी है। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी बिटवीन t=1 एंड t=2 सेकेंड। ऐसा ऑब्जेक्ट जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो t=1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स के बीच में कितना डिस्प्लेस कर गया होगा, आपको वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वी नो कि v इज इक्वल टू dx/dt। तो अब मुझे x निकालना है इस इक्वेशन में से। कैसे निकालेंगे, वी विल राइट v इंटू dt इज इक्वल टू dx। अभी डिफरेंशियल था, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाते हैं ना ऐसे। तो v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। जब ये dx इंटीग्रेट होगा तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, जो मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। टाइम लिमिट्स डाल रहा हूँ क्वेश्चन में। टाइम t1 से t2 इंटीग्रेशन करना है v का, उस समय में डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट x1 पे रखा था और कुछ टाइम बाद ये x2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको यही x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालनी है। इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चे तो कैसे आएगा, दैट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt बिटवीन टाइम इंटरवल t1 एंड t2। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। v की इक्वेशन क्या है देखो, AT प्लस BT स्क्वायर। अगर AT का इंटीग्रेशन मैं टाइम के साथ करता हूँ तो क्या आएगा, a इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, a बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन होगा टाइम के साथ, तो t का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होता है, t की पावर n+1 बाय n+1, है ना। देखो अगर x है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे t की पावर क्या है, t की पावर 1 है, तो क्या होगा a इंटू टी की पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1। तो क्या हो गया, a t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो गया। सिमिलरली देखो BT स्क्वायर है, BT स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, b इंटू टी की पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1। तो ये क्या आ जाएगा, BT क्यूब बाय 3। तो इसी इंटीग्रेशन को मैं लिख रहा हूँ a t² बाय 2 जो कि AT का इंटीग्रेशन है, और BT क्यूब बाय 3 जो कि BT² का इंटीग्रेशन है बिटवीन टाइम लिमिट्स t1 एंड t2। t1 की वैल्यू 1 सेकेंड है, t2 की 2 सेकेंड्स है। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट यानी जो ऊपर 2 लिखा है उसकी वैल्यू रखते हैं इक्वेशन में, a इंटू t² बाय 2। तो t की अपर वैल्यू क्या है 2, a इंटू 2² बाय 2 प्लस b इंटू 2 क्यूब बाय 2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे इस इक्वेशन में, लोअर लिमिट है 1, तो पहले 1 रखेंगे AT² बाय 2 में, यानी a इंटू 1² बाय 2 प्लस b इंटू 1 क्यूब बाय 3। अब इसको कैलकुलेट करना है तो ये क्या आ गया आपका, 2² बाय 2 क्या होगा, a बाय 2
प्लस 8/2, तो ये 4b माइनस a/2 प्लस b/3। इसी को सॉल्व करेंगे तो a/2 माइनस a/2, और कुछ गलती किया गया बच्चे हमने? सर यहाँ पे 8b आएगा ना, कहाँ? a/2 प्लस 8b, आपने 4b लिखा है। 4b की जगह 4 ही आएगा ना। 8/2 अच्छा 8/3 आएगा, सॉरी ये 3, तो ये सर 2 क्यूब है ना। 8/3, सॉरी हाँ 8/3 आएगा। और इधर क्या आएगा? 4/2, तो ये आपका आ गया। बट 2a, हाँ 2a, a/2 नहीं 2a आएगा, कुछ गलती हो गई ये वाली। ठीक है, शाबाश। यहाँ पे ये पूरा स्टेप गलत हो गया इधर वाला। यहाँ पे क्या आएगा? 2a प्लस b 8b/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2a माइनस a/2 क्या होगा? 3/2a। 8b/3 माइनस b/3 प्लस 7b/3। तो ये हमारा आ जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल्स टू 1 एंड 2। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, 3a/2 एंड 7b/3। ठीक है बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सर दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करके इक्वेट करके। दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर देंगे। हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा है और हमें क्या बताना है कि वेलोसिटी दोनों की बराबर किस समय पर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बच्चे? पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट दीज इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले मैं क्या करूंगा? dxp/dt निकालूंगा, फिर मैं इसको इक्वेट कर दूंगा dx/q/dt
dt से। ये करने के बाद जो भी टाइम आएगा एक t की वैल्यू आ जाएगी जिसको आप कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लोगे, वही हमारा टाइम होगा जिस समय इन दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमने ये स्टार्टिंग इक्वेशन ही ऐसे लिख दिया कि इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q, जो कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ये सॉल्व करने से आंसर क्या आया आप लोगों का? शायद डी आया होगा। सर ऑप्शन डी। सर यस यस सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आया यस होगा। सर। तो सॉल्यूशन कैसे किया? वेलोसिटी ऑफ p यानी dx p बाई dt, जो कि आपका आ गया, क्या दे रखा था वेलोसिटी ऑफ p, at प्लस बी टी स्क्वायर। at प्लस बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे? a प्लस 2bt। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ q वो आपका है dx बाई dt, dx q बाई dt, वो f माइनस 2a आ गया, दोनों को इक्वेट करोगे तो f माइनस a बाई 2 इंटू बी प्लस 1, ये इक्वेशन आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, रिलेटिव का नहीं है बट कर लो आप। बाकी क्वेश्चन ना जो बच जाएंगे वो आप घर से करोगे बच्चे, और फिर डाउट पूछोगे डाउट्स ग्रुप में या क्लास के बाद जो समय आपको मिलता है उसमें। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको दे रखा है और पूछा है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो सबसे पहले तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या है ना, इसका एक्सेलरेशन है क्या। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे? वी हैव टू डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। पहले वेलोसिटी मिलेगा, फिर उस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिलेगा। फिर मैं उस एक्सेलरेशन के इक्वेशन को देखूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू कंपेयर दैट इक्वेशन विद वेलोसिटी एंड द इक्वेशन फॉर डिस्टेंस। दोनों कंपेयर करके मुझे आंसर मिलेगा कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। तो पहले आप डबल डिफरेंशिएट करो सबसे पहले तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले डी एक्स बाई डी टी निकालो, फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालो। आया आंसर?
यस सर। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt। dt। इसका आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt क्या आएगा? देखो t प्लस 1 की पावर -1 है तो -1 एज इट इज, और t प्लस 5 की पावर -1 यानी -2। ये क्या आ जाएगा? -1 बाय टी प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी इक्वेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? डी बाय डी टी होता है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो ये -1 इंटू टी प्लस 5 पावर माइनस, इसको क्या -1 एज इट इज इंटू -2 टी प्लस 5 की पावर -2 यानी -3। ये आपका आ गया 2 बाई टी प्लस 5 की पावर 3। अब देखो वेलोसिटी आपका है टी प्लस 5 की पावर 2 और एक्सेलरेशन आपका है टी प्लस 5 की पावर 3 डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं वेलोसिटी की पावर क्या कर दूं? मैं वेलोसिटी की पावर 3/2 कर दूं तो क्या आने वाला है? -1 इंटू टी प्लस 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2। तो क्या हो रहा है बच्चे? -1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय टी प्लस 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2। तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर समथिंग यानी -1 है कांस्टेंट, जो भी वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय टी प्लस 5 की पावर 3 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? वेलोसिटी की पावर 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, है ना? तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। तो ऑप्शन ए मेरा सही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करके मैंने देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करो। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, करो इसको। बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ दिस। आए बच्चे आंसर? यस सर। क्या आंसर आ रहा है? 20 सर मीटर पर ऑप्शन ए। सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए आ रहा है 20 मीटर। अच्छा, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो ये सोचो कि अगर बस का वेलोसिटी बताओ मुझे, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो ये बताओ बस का वेलोसिटी कितना है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बस? बच्चे क्वेश्चन में जो दे रखा है बताइए। 10 मीटर पर सेकंड। जिनको नहीं समझ आया वो पक्का बताओ अनम्यूट करके। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बस गिवन? 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, अगर मुझे इस बस के पीछे पीछे चलते रहना है ताकि ना मेरा फासला बढ़े बस के बीच में और मेरे बीच में जो फासला है, और ना ये फासला घटे, तो किस वेलोसिटी से चलते रहना पड़ेगा? जो वेलोसिटी बस की है उसके बराबर से। 10 मीटर पर सेकंड। जो बस की वेलोसिटी है क्या उसी वेलोसिटी से चलते रहना पड़ेगा बच्चे?
यस ताकि सर। फासला ना घटे और ना बढ़े, है ना। इसको क्या बोलेंगे कि मुझे बस का पीछा मैं कर रहा हूँ अगर, तो बस के पीछे पीछे ना वो वेलोसिटी बढ़े ना घटे, तो मुझे एटलीस्ट आई हैव टू बी मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मुझे बस को पकड़ना है, बस को चेज करना है, तो मुझे बस से तेज चलना पड़ेगा कि धीमा, बताओ। सर तेज। अगर बस को पकड़ना है, बस को कैसे तेज चलना पड़ेगा, और कितनी देर में कैच करना है बताओ? 100 सेकेंड्स में। 100 सेकेंड्स में मुझे बस को पकड़ना है, और मेरे और बस के बीच में फासला कितना है? 1 किलोमीटर का, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का मेरे और बस के बीच में फासला है। तो देखो, अगर बस 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बस जो है 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। अगर मैं इसके पीछे पीछे 10 से ही चलता तो ना ये फासला बढ़ता और ना ये घटता। अब मुझे ये फासला 0 कर देना है, कितने सेकंड में? 100 सेकंड्स में। और डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। तो फासला कम करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो कितनी चाहिएगी? 1000 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड तो चाहिए ये डिफरेंस को कम करने के लिए, और 10 मीटर पर सेकंड चाहिए इस बस के पीछे पीछे चलते रहने के लिए। तो टोटल वेलोसिटी विद विच दिस साइकिलिस्ट शुड बी मूविंग विद दिस, ये स्कूटर वाला बंदा किस वेलोसिटी से मूव करे ताकि इस बस को 100 सेकंड में पकड़ ले? कितने वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकेंड। अब समझ आया बच्चों ये? यस सर। ठीक है, चलिए। अब एक बहुत ही अच्छा सा सवाल मैं कराऊंगा आपको, 2 क्वेश्चन और करेंगे बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है। एक तो करो ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन का है, ठीक है बच्चे। अगर आपको सॉल्यूशन आंसर दिख भी जाए ना, तो आप ये मत करना कि उसके अकॉर्डिंग है, आप लोग ट्राई जरूर करना, ठीक है। बिकॉज हमारा पीडीएफ है ना, इसी में सॉल्व कर लेंगे तो आपको आसान रहेगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं इसका पीपीटी बना के ले आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 करो, और एक बहुत प्यारा सवाल और कराऊंगा। एटलीस्ट वी विल बी सॉल्विंग दीज 2 क्वेश्चंस आल्सो। फिर आपको कहीं जाके क्लास छोड़ने की अनुमति मिल सकती है, बट बिफोर दैट वी हैव टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन जरूर करेंगे। पढ़ो इसको और देखो हाउ कैन यू सॉल्व दिस। पहले डायरेक्शन, जो मैप में डायरेक्शन होते हैं ना, वैसे ड्रॉ कर लो, है ना। आपको एक हिंट दे रहा हूँ, मैप में डायरेक्शंस होते हैं वैसे ड्रॉ कर लो। ईस्ट, वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे साउथ। और फिर इसको चला के देखो ऑब्जेक्ट को कि कैसे चल रहा है। 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट गया, फिर उसके बाद वहां पहुंचकर 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गया, तो एक्सेलरेशन बताओ, है ना। बोलो बच्चे, क्या आंसर आया आपका? पहले हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों इसकी? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 30 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? ईस्ट। ईस्ट में। और फाइनल ईस्ट वेलोसिटी, है। फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का अभी आपको समझ नहीं आएगा। कैसे? आप सोचोगे कि सर आप बोल रहे हो इतना ईस्ट में, फिर नॉर्थ में चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालूं? तो याद करो, वेक्टर्स, वेक्टर फॉर्म जो होता था, जब हम रिजॉल्व फॉर्म में वेक्टर को ड्रॉ करते थे, तो क्या उस टाइम हम चेंज की बात नहीं करते थे?
चेंज Yes, क्या sir. होगा। तो ड्रॉ कर लो पहले इनिशियल वेलोसिटी को 30 आई कैप ड्रॉ कर लो, 30 इन द आई कैप डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 30 आई कैप ड्रॉ कर लो सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, मैं ड्रॉ करूँगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ये इनिशियल है, और फाइनल क्या है, ये चेंज हो गया, चेंज हो गया क्या हो गया बच्चे, 40 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। तो जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होने वाला है, इस ट्रायंगल को जो कंप्लीट करेगा थर्ड डायरेक्शन, वही क्या डिफाइन करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों के किसको, डिफरेंस को, चेंज इन वेलोसिटी। Difference. चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस को, भाई एक वेक्टर 30 मैग्नीट्यूड का और पॉइंटिंग इन आई कैप, और दूसरा 40 मैग्नीट्यूड का पॉइंटिंग इन जे कैप, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, तो जो तीसरा डायरेक्शन होगा वो आने वाला है, क्या आएगा 50। पाइथागोरस से कर लो, या जिसको याद है कि ये मैजिक ट्रायंगल होता है जिसका एक साइड 30 दूसरा 40 तीसरा 50 ही होगा। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल गया यहाँ से, व्हाट इज दिस चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी 50 मीटर पर सेकंड चेंज आया, और कितने टाइम में आया बच्चे ये चेंज, 10 सेकंड्स में। So तो 10 seconds. एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो 50 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 5 मीटर पर 5 सेकंड meter per का second square. एक्सेलरेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या आया, सी सही आ गया। तो देखो अब इसको शुरू में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या पूछ लिया, ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन इनको ड्रॉ करके क्या हम सॉल्व कर पाए, बोलो, यस सर। कर पाए, ठीक है। तो ऐसे हम वेक्टर्स को ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब एक है ना बहुत प्यारा, ये सवाल जिनको समझ नहीं आया वो बच्चे डाउट पूछो तुरंत, नहीं तो फिर अगला एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है उस पर जाएंगे। बताओ समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, नहीं आया तो इसको समझा के कराएंगे फिर, नहीं तो किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, No, sir. sir. शुड वी प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 करो, ठीक है। आंसर मत देखो चाहे तो कि क्या दिया है, बट इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 17 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो।
इसके बाद क्लास है आपकी? यस सर। यस सर। कितने बजे है? 8:45। 8:45। सुनो फिर एक काम करो, इसको होमवर्क लो, ये क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके अलावा सारे क्वेश्चन वो सभी करना। तो तुम लोग फटाफट डिस्कनेक्ट करो, डिनर करो और अगली क्लास में बैठो, राइट? और बाकी सब बच्चे जिनको डाउट है दे कैन स्टे बैक, अदरवाइज ड्रॉप करके डिनर करो, नेक्स्ट क्लास में जाओ। 10 मिनट में कर पाओगे। जाओ जाओ जाओ।